नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। और पिछली वीडियो में हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया था उस क्वेश्चन का, और आगे हम पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने चलेंगे। और एक छोटी सी मिस्टेक है जिसके लिए अपॉलॉजी। एक छोटे से कन्फ्यूज़न की वजह से लगा कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो गलत दिया हुआ है। तो लेकिन वो सॉल्यूशन सही था एक्चुअली, क्वेश्चंस को देखने में ऊपर नीचे, जिस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गई। और हम पीएल अकाउंट में बढ़ें उसके पहले एक छोटी सी चीज़ क्लैरिफाई करना है, आपको समझ लेना है कि हम जब क्वेश्चन लगाते हैं तो एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है एक ट्रायल बैलेंस और नीचे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऊपर जो कुछ भी बैलेंस दिए हुए हैं उसमें ये नीचे वाले एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ें वहाँ पे उनका इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी ये चीज़ें अभी एडजस्ट नहीं हुई हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको ऊपर के ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इसी क्रम में हमारे पास जो बैड डेब्ट्स होता है, तो बैड डेब्ट्स के साथ हम क्या करते हैं कि बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न और बैड डेब्ट्स का खुद जो है राइट ऑफ करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर डेटर दिया है साथ साथ आपको बैड डेब्ट्स दिया है, इसका मतलब कि जो डेटर का अमाउंट है उसमें से बैड डेब्ट्स को एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि डेटर में से अभी ये बैड डेब्ट्स माइनस नहीं हुआ है, इस बैड डेब्ट को हमको डेटर में से माइनस करना है। और दोनों केस में बैड डेब्ट्स आपके पीएल अकाउंट में जरूर जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका मान के चलिए कि ट्रायल बैलेंस में पहले से प्रोविजन दिया हुआ है और आपको नीचे एडजस्टमेंट में अलग से प्रोविजन बनाने को कह रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो पहले से प्रोविजंस बने थे उसमें उसको पहले के हिसाब से बनाया गया होगा। बाद में हो सकता है कि किसी प्लस या माइनस की वजह से, फर्दर बैड डेब्ट्स हो जाने की वजह से या रिकवरी की वजह से, किसी वजह से कंपनी को, फर्म को ये लगता है कि हमारा जो बैड डेब्ट्स है ये इतना परसेंट अब होना चाहिए, तो हम उतना परसेंट बनाते हैं। यानी ये एडजस्टमेंट में दिया होगा और ट्रायल बैलेंस में पहले से आपको प्रोविजन दिया हुआ है। इस केस में जो नया प्रोविजन है यदि पुराने से ज्यादा आ रहा है तो जितने का डिफरेंस है उतना आपको ज्यादा प्रोविजन नया बनाना पड़ेगा जो कि पीएल में जाएगा। और अगर आपका प्रोविजन जो पहले बना है वो ज्यादा है और वर्तमान में आपके पास कम प्रोविजन आ रहा है तो आप उसको जो है कम कर सकते हो। अब इसको आप इस हिसाब से समझो कि कोई आपसे कह दे कि आपके पास इमरजेंसी के लिए आपके पास घर पे 10,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपके पास पहले से 5,000 हैं, आप 5,000 रुपए और इकट्ठा करोगे और इमरजेंसी के लिए जो प्रोविजन अपने घर में आप बनाओगे वो 10,000 का हो गया। यानी आपको नया खर्चा कितने करना पड़ा, 5,000। और अगर मान के चलो कि किसी ने आपसे कहा कि इमरजेंसी के लिए 10,000 रुपए होना चाहिए और आपके पास पहले से ही 15,000 रुपए, तो यानी आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो उस 5,000 को आप एडजस्ट कर सकते हो, उस 5,000 को आप क्या है हटा सकते हो, आपको 10,000 रुपए रखने की जरूरत है। इसी हिसाब से हमारा प्रोविजन काम करता है। और क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत हम करेंगे वो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसको ब्रॉट डाउन करके हम जो है इसका शुरुआत करते हैं पीएल अकाउंट का। तो हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमारे पास 86,610 यानी 86,610 था। और उसी को हम ब्रॉट डाउन करके जो है चलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना, 86,610, 86,610। अब हमारे पास क्या है भाई साहब, अब हमको बाकी सारे एडजस्टमेंट्स, बाकी सारी चीजें लाइन से देखते हुए चलनी है। ड्राइंग्स नहीं जाएगी, कैश एंड बैंक नहीं जाएगा, बिल्स रिसीवेबल नहीं जाएगा, लोन एंड बिल्डिंग नहीं जाएगा, फर्नीचर नहीं जाएगा, डिस्काउंट अलाउड जाएगा। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है तो आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड चला जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा आपका, जब जाएगा तो हो जाएगा खर्चे साइड में यानी डेबिट साइड में, तो टू डिस्काउंट अलाउड कितना आ जाएगा भाई साहब। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे पास जो आया है, टू डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा जो बैठ रहा है अमाउंट 3,960। उसके बाद हमारे पास क्या है, बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस 100 खर्चा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, सैलरीज, सैलरीज भी हमारे पास खर्चे के रूप में है, तो टू
सैलरीज कितनी है? 6420। उसके बाद हमारे पास क्या है? परचेजेस जा चुका है, स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, सेल्स रिटर्न एडजस्ट हो चुका है, कैरेज आपका स्टार्टिंग में हो गया है। अब आते हैं हमारे पास रेंट और टैक्सेस। और रेंट और टैक्सेस में हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि एडजस्टमेंट में हमारे पास भी दिया हुआ है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग है का मतलब क्या इस अकाउंटिंग पीरियड का है? जी बिल्कुल इस अकाउंटिंग पीरियड का है, लेकिन अभी हमने दिया नहीं है। भले ही नहीं दिया है लेकिन खर्चा तो हो चुका है, इसलिए उसको हम यहाँ पे इस अकाउंटिंग पीरियड के होने की वजह से उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या आ जाएगा? टू रेंट एंड टैक्सेस। अमाउंट कितना है? 7680। 7680। अब इसमें ऐड हम कितना कर लेंगे? जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग के लिए शॉर्टकट में हमने वो स्लैश एस कर दिया है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है 150 रुपये। कितना? 150। तो फाइनल कितना हो जाएगा हमारा? 7830। उसके बाद हमारे पास क्या है? जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी सामान्य खर्चे हैं, ये भी चले जाएंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? 3630। 3630। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगी। बुक डेप्ट्स डेटर हमारे, ये भी जो है बैलेंस शीट में जाएंगे। बैड डेप्ट्स देखिए पहले से दिया हुआ है, तो टू बैड डेप्ट्स। अगर बैड डेप्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये बैड डेप्ट्स हमारा डेटर में से माइनस हो चुका है। अब हमारा बैड डेप्ट दिया है, तो इसी के साथ हम प्रोविजन बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, डीडी यानी शॉर्टकट में डाउटफुल डेप्ट्स। अब इसमें आप देखो एडजस्टमेंट दी हुई है भाई साहब। इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो हमको बनाना है क्या है? क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स फॉर एट द रेट 10% ऑन बुक डेप्ट्स। अब देखो बुक डेप्ट्स कितनी होंगी तो हमने बता दिया, बैड डेप्ट्स एडजस्ट हैं इसलिए उसको अलग से नहीं माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बुक डेप्ट से हमारा मतलब सीधे सीधे 82,740 यानी 82,740 रुपीज से है। और हमको 10% बनाना है, 10% यानी 82,740 का 82,740 का 10% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8274, दैट इज 8274। और हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पहले से प्रोविजन क्या है? रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स क्रेडिट साइड में 4650 यानी 4650 रुपये पहले से दिए हैं। अब आप देखो केस आ गया, हमारे पास पुराना प्रोविजन पहले से है। कितना है हमारे पास? पुराना प्रोविजन है 4650, लेकिन हमको बनाना कितना है? हमको तो रखना है प्रोविजन 8274, यानी हमको कुछ नया प्रोविजन एक्स्ट्रा क्रिएट क्या है? करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या है? यही एक्सेस खर्चा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, अब ये कैसे आएगा भाई साहब? इसको आप कैलकुलेट कीजिए कि पहले से जो बन चुका है प्रोविजन, और उस प्रोविजन में हम क्या करेंगे कि नया प्रोविजन जो है इसको हम बनाएंगे। अब कितना डिफरेंस आएगा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, तो देखो 8274 हमारे पास है, और पहले से कितना है? 4650। तो पुराना हम माइनस कर दें, नया जितना बनाना है आ जाएगा। तो 3624 रुपए हमारे पास जो है आ रहे हैं। ये 3624 रुपए हमको क्या है? इसका प्रोविजन हमको बनाना पड़ेगा, 3624 रुपए। भाई साहब चूंकि वो प्रोविजन पहले बन चुका है, यानी वो उसका एंट्री पहले कहीं हो चुकी होगी, इसलिए हम उसको एंट्री में नहीं ले रहे हैं। हमको एक्सेस जितना प्रोविजन बनाना है हम सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे लिए नया खर्चा क्या है? नया खर्चा 4650 का पुराना प्रोविजन है, और उससे हमको 8274 पहुंचने के लिए जितना एक्सेस प्रोविजन बनाना पड़ा, कितने का? 3624। यही हमारे लिए नया नुकसान है, या हम कह सकते हैं यही हमारा नया रिजर्व है। तो हम सिर्फ इसी की एंट्री करेंगे। अब इसके बाद हमारे क्या है? हमारे पास एंट्री क्या है? तो इंश्योरेंस है भाई साहब आपके पास। तो कह रहा है इंश्योरेंस का खर्चा है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम हम देते हैं। अब इंश्योरेंस में आप एक चीज देखो, इसमें कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीपेड 50 रुपीज। तो 50 रुपए अगर इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो क्या ये इस अकाउंटिंग पीरियड का है? नहीं। तो अगर इस अकाउंटिंग पीरियड का ये इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या इस अकाउंटिंग पीरियड के इसमें रिकॉर्ड में जाएगा? नहीं। तो इसलिए हम इस 50 रुपए को क्या है? एग्जिस्टिंग पैसे में से माइनस कर देंगे, जिससे इस अकाउंटिंग पीरियड का ही फिगर ये जाएगा। अब ये देखिए टू इंश्योरेंस हमने किया, और कितना? 750।
माइनस प्रीपेड, प्रीपेड हमारा कितना हो गया, माइनस प्रीपेड हमारा जो है 50, तो हमारा 700 रुपये जो है चला गया इस अकाउंटिंग पीरियड का। अब हम जरा डेबिट साइड हमारा क्लियर हो गया, जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, सेकंड प्रोविजन वाला हो गया है, तीसरा इंश्योरेंस प्रीपेड हमारा हो गया है, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया है, और इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू एट द रेट 6%, ये नहीं किया है। अब देखो भाई साहब, जरा कहीं हमारा लोन का अमाउंट दिख रहा है, तो हम क्रेडिट बैलेंसेस में देख पा रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, 15,000 का लोन है, और इस पे इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट क्या है, 6%। कितना होगा, तो 15,000 यानी 15,000 का 6%, तो 15,000 का 6% 900 रुपए होगा। कितना होगा हमारे पास, 900 रुपए होगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। जी 900 रुपए ही है। अब क्रेडिट साइड में देख लेते हैं क्या कोई ऐसा आइटम है जो क्रेडिट साइड में इधर जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जी डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमको मिला है, फायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए गेन है, ये इधर आ जाएगा। तो बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर नॉर्मली डिस्काउंट दिया हो, अलाउड और रिसीव्ड ना दिया हो, तो उसको हम क्या करेंगे, अलाउड ही मानेंगे, खर्चा मानेंगे। और अगर कुछ भी ना लिखा हो, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में बटा हो, तो अगर डेबिट में होगा तो खर्चा यानी हमने अलाउ किया, और क्रेडिट में होगा तो गेन यानी हमको मिला है, रिसीव्ड वाला माना जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास 2,980। इसके अलावा लोन नहीं जाएगा, परचेस रिटर्न एडजस्ट हो चुका है, सेल्स एडजस्ट हो चुकी है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एडजस्ट हो चुका है, और क्रेडिटर हमारे बैलेंस शीट के आइटम है, यानी हमारा पीएल अकाउंट बनके यहाँ पे तैयार है। अब पीएल अकाउंट हमारा तैयार है, तो हमको टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो हम मोटे तौर पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो अमाउंट है 3,000, 7,000, 8,000, ये साइड कम पड़ेगी और वो साइड ज्यादा पड़ेगी टोटलिंग के हिसाब से। तो हम पहले उसको जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ेंगे और इधर टोटलिंग के लिए जब करेंगे, कितना आएगा, 0, 8 और 1 9, 6 और 9 15 के 5 और 1 उधर 9 8, 89,590, कितना आएगा, 89,590। अब इधर हमको कम है खर्चे, हमको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस आपको पता है अगर इधर आएगा इसका मतलब ये हो गया कि आय ज्यादा खर्चे कम, तो ये क्या शो करेगा, नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब कितना होगा, तो 89, यानी इधर के टोटल में से इधर के खर्चों को माइनस कर दें, और हमारे पास क्या है, टोटल आ जाएगा। तो हम इधर के खर्चों को इधर से माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है, आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने स्तर पे कीजिए, और हम सीधे जो इसका आंसर लिख देते हैं। तो 61,176 इसका जो है टोटल प्रॉफिट आएगा जब आप इसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये जो है अमाउंट निकल के आ गया, और ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये जो कि बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सीधे बिना देर किए हुए बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे चलते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको पता है कि सेम टी शेप में बनता है, और इसी हिसाब से सारे वहाँ पे भी एंट्री होंगी। बैलेंस शीट में हम टू या बाई का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, यानी बैलेंस शीट में टू या बाई नहीं लगेगा। वहाँ पे नॉर्मल सबसे पहले लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी और राइट साइड में आपकी एसेट्स होंगी, और इसी तरीके से जो है टी शेप में आपका वो भी बनेगा। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट का मामला भी नहीं है, और बैलेंस शीट जो बनती है उसके फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन। भाई ये बैलेंस शीट ना सबकी मिलती नहीं है जल्दी, बैलेंस शीट के साथ बड़ी समस्या रहती है। हम लोगों को भी बैलेंस शीट मिल जाया करती थी ना, तो बहुत बड़ा सुकून होता था। ये सिर्फ कॉमर्स वाले जान सकते हैं कि बैलेंस शीट का मिलना कितना बड़ा सुकून है। तो बैलेंस शीट हमारे पास ये है,
अब इसको हम जो है शुरू कर देते हैं बैलेंस शीट को बनाना। तो अब सीधे जो है आइटम्स हम लेना शुरू करते हैं। तो अभी कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स ज़्यादा होंगी। सीधे कैश एट बैंक से शुरू करते हैं। तो कैश एट बैंक हमारे पास क्या है, कैश डेबिट बैलेंस सारे आपके असेट्स होंगे। इधर जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस आपकी लाइबिलिटी होगी, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में जाएगी। तो अब डेबिट बैलेंस यानी असेट साइड जो हमको रखना है उसको देखते हुए चलते हैं। कैश एट बैंक दिया हुआ कितना है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हो गया हमारा 13,870। 13,870। फिर बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास 1860 है, 1860। फिर लोन फॉर बिल्डिंग, तो लोन फॉर बिल्डिंग हमने जो है किसी को लोन फॉर बिल्डिंग हमने दिया होगा बनने के लिए। तो लोन फॉर बिल्डिंग हमारा क्या है, ये भी हमारे लिए एक असेट्स ही है। तो इसको हम देख लेते हैं, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि यहाँ के बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, क्योंकि भैया कुछ गलत हो जाएगा ना। क्या दिया हुआ, लोन एंड बिल्डिंग है, सॉरी लोन फॉर बिल्डिंग नहीं है, लोन एंड बिल्डिंग है। तो ये हमारे लिए एसेट्स है। तो लोन एंड बिल्डिंग हमारे पास जो है चली जाएगी। अच्छा, ये हमको लग रहा है कि इसमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि आप इसके क्वेश्चन में देखेंगे तो लोन एंड बिल्डिंग दिखा रहा है और इसके सोल्यूशन में देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रहा है। जनरली ये लैंड एंड बिल्डिंग होता है, तो इसको हम लैंड एंड बिल्डिंग ही लेके चल रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का हमारा 42,580, 42,580। इसके बाद हमारे पास क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर हमारा एज इट इज चला जाएगा। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का हमारा 5,130 है। डिस्काउंट अलाउड नहीं जाएगा, बैंक चार्जेस नहीं जाएगा, सैलरीज नहीं जाएगा, परचेजेस नहीं जाएगा, स्टॉक नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है तो नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न है नहीं, कैरेज नहीं, रेंट टैक्सेस नहीं, जनरल एक्सपेंसेस नहीं, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 31640, 31640। और उसके बाद बुक डेप्ट्स है हमारे पास। तो बुक डेप्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, बिल्कुल बुक डेप्ट्स। अब एक चीज ध्यान रखना, बुक डेप्ट्स में से जो प्रोविजन, ये बैड डेप्ट्स नीचे दिए हैं ये पहले ही माइनस हो चुके हैं। तो बुक डेप्ट्स हमारे पास कितना है, 82,740। इसमें से हम जो है प्रोविजन माइनस कर देंगे, माइनस प्रोविजन। और प्रोविजन टोटल कितने का हमने बनाया था, तो प्रोविजन 8,000 समथिंग का बनाया था हमने। तो हम देख लेते हैं प्रोविजन कितना है, 8,274। हाँ 10% था इसका। तो ये प्रोविजन हम माइनस कर देंगे और हमारे पास अल्टीमेटली अमाउंट क्या बचेगा, 74466। फिर हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है, नहीं जाएगा। अब एक बार हम जरा एडजस्टमेंट्स में चल लेते हैं कि एडजस्टमेंट में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो हमारे लिए एसेट्स होंगे, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो लायबिलिटी होगी। इसी तरीके से एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होगी, एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स होगी। अब देखें क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भाई साहब स्टॉक है, ये जरूर जाएगा एसेट साइड में हमारा। और क्लोजिंग स्टॉक को हम रख लेते हैं सबसे पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 70,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद रिजर्व का हो गया है। इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए प्रीपेड खर्चा है, तो ये भी क्या है, चला जाएगा इधर। इंश्योरेंस प्रीपेड कितना, 50। फिर हमारे पास क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, खर्चा हमने दिया नहीं। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना है, 150। फिर हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू, नहीं ये नहीं जाएगा। और अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू, ये अभी रुकिए जाएगा, क्योंकि ये लोन में लेकिन ऐड होके जाएगा, क्योंकि उस पर अभी ड्यू है, पेड नहीं है।
अब हम क्रेडिट साइड में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अभी छोड़ देते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं, लोन को लेते हैं। सबसे पहले हमने लोन को लिया और लोन का अमाउंट है 15,000, और लेकिन इसमें इंटरेस्ट ड्यू है। तो इंटरेस्ट ड्यू है यानी आप लोन के साथ ही इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हो ईएमआई में, तो इसमें इंटरेस्ट ड्यू ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू कितना है, तो 900 रुपये था शायद था, तो 15,900। फिर हमारे पास क्या है, परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स नहीं, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स नहीं, क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे चले जाएंगे एज इट इज 18,670। अब आते हैं हम कैपिटल पे। देखो कैपिटल में हम क्या करते हैं, कैपिटल जो होगी उसमें प्रॉफिट जोड़ता है, ड्राइंग माइनस होती है। ड्राइंग का मतलब कैपिटल में से ही मालिक ने पैसा निकाल लिया, तो कैपिटल को सीधी सी बात है कम कर लेगा। तो 1.5 लाख रुपए हमारे पास क्या है, कैपिटल है। इसमें से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग, और ड्राइंग कितने की है, ड्राइंग है 6,300। और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना अर्न हुआ था, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था, नेट प्रॉफिट हमारे पास 61 और 61,176 का हमारे पास नेट प्रॉफिट था। जो अमाउंट आएगा वो बाहर चला जाएगा, तो अमाउंट जब हम देखेंगे इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ये अमाउंट जाएगा। सारी एंट्रीज सही हैं, मैच करा लूँ एक बार। ठीक, सारी एंट्रीज हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लाइबिलिटी और जो असेट्स है इसका टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का टोटल इक्वल है तभी हमारा मानेंगे कि बैलेंस शीट सही बनी है, वरना क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत लगा हुआ है, हम ऐसा मानते हैं। तो अब हम इस बार मैचिंग नहीं, हम इसका टोटल अलग करेंगे, इसका टोटल अलग करेंगे, और जब दोनों मैच कर जाएगा तभी हम मानेंगे क्वेश्चन हमारा सही है। अब इधर टोटल हम करना जब शुरू करेंगे तो हमको दिखेगा अब इधर का टोटल कर लें। यानी हमारा जो साइड है वो टोटल इक्वल आ रहा है, यानी क्वेश्चन हमारा जो है सही है। इस हिसाब से बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम जो है इसको नहीं करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइएगा, आगे कभी जो है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।